हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। सीप सीटेड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम बिहार में टीचर वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। जो वहाँ पर जितने भी सीटेड बीटेड स्टूडेंट पास हैं, जो लगातार 4 साल से 7th फेज रिक्वायरमेंट टीचर वैकेंसी के लिए आंदोलन कर रहे थे और इंतजार में थे, और वहाँ पर सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा था से शिक्षक बहाली पर काम चल रही है, बहुत जल्द ही नियमावली आप लोगों के बीच रखा जाएगा। यह नियमावली 10/4/2023 को आया था। इस नियमावली के आने के बाद में जितने भी बिहार में टीचर और शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सभी के बीच अफरा तफरी मच गया हुआ है। इस नियमावली के बिहार में विरोध किया जा रहा है। चलिए इस नियमावली में क्या चीज़ दिया गया हुआ उसके बारे में विस्तार से हम लोग आज जानेंगे। जैसे कि आप लोगों के मालूम है से यह नियमावली में चर्चा की गई है से एक आयोग गठन किया जाएगा, और यह आयोग हो सकता है से बीपीएससी हो, और बीपीएससी को शिक्षक बहाली एग्जाम के लिए कंडक्ट कराने के लिए उनको दिया जा सकता है। किनको? बीपीएससी को दिया जा सकता है, बीपीएससी को दिया जा सकता है। चलिए आज जैसे कि आप लोगों के मालूम होगा से उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, राजस्थान में CBT 1 होता है और CBT 2 होता है। उसी के तर्ज के आधार पर बिहार में भी आप लोग कह सकते हैं या सुपर टेट के माध्यम से बिहार में 7th फेज रिक्वायरमेंट बहाली शिक्षक बहाली होगा। बिहार में अब टीचर बनना उतना आसान नहीं रह गया। चलिए इस नियमावली के बारे में विस्तार से बात करते हैं। इस नियमावली में क्या चीज़ दिया गया है आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन पर। हम मेन पॉइंट को आप लोगों के बीच हम समझाने के प्रयास करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें वो 1 नंबर पॉइंट में विशेष कुछ नहीं दिया गया हुआ है। यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशांसिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 कही जाएगी। यानी इस नियमावली को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशांसिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 नाम दिया गया है। यह इस नियमावली को, इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यानी कहने का मतलब है यह बिहार राज्य के लिए यह नियमावली है। यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्ति होगी। चलिए इसमें कुछ दिया गया नहीं है, मेन पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे आप लोग इस नियमावली को देखते जाइए, मेन पॉइंट होगा उसके बारे में हम लोग समझा देंगे। यह पूरा 11 पेज का यह नियमावली है। 11 पेज की नियमावली आप लोगों को हम बीच में रखने के प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बिहार में अब टीचर बनना उतना आसान नहीं रह गया हुआ है। यानी आपको कहने कि इस नियमावली में 1 से लेके आप लोग देख सकते हैं, यह नियमावली पूरा 1 से यानी प्राइमरी टीचर से लेके, यहाँ पर कौन नंबर है, प्राइमरी टीचर से लेके और 11-12 तक की अध्यापक बनने के लिए यह सभी बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट के माध्यम से यह बीपीएससी बहाली करेंगे। और यही आकर्षित इसमें यह बात कही गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा। जिस दिन यह नियमावली 10 तारीख को जारी हुआ था, उस दिन शिक्षा मंत्री के द्वारा यह बात मीडिया के सामने रखा गया था कि आकर्षित वेतन दिया जाएगा। यही बात कहा गया था। देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पर हम लगा दे रहे हैं। इस नियमावली को आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेन पॉइंट के हम आप लोगों के बीच समझाने का प्रयास करेंगे। इस नियमावली में पूरा चीज़ दिया गया हुआ है। इसमें एक बात यह है, यह अब पहले था जो जितने भी नियोजित बिहार में शिक्षक बहाली होते थे वह नियोजित शिक्षक कहलाते थे, और यह राजकर्मी का दर्जा उसे नहीं प्राप्त था। लेकिन बिहार में जब यह नियमावली 2023 आने के बाद जितने भी बिहार में टीचर हैं वो सभी, अगर बिहार सरकार के राजकर्मी या बिहार सरकार के कर्मचारी अगर का दर्जा लगातार मांग रहे थे बिहार के टीचर के द्वारा, लेकिन यह इस नियमावली के द्वारा कहा गया है जितने भी बिहार में टीचर अगर वह राजकर्मी बिहार राज्य के बनना चाहते हैं तो बीपीएससी के माध्यम से उनको एग्जाम का क्वालिफाई करना पड़ेगा। देख सकते हैं इस पॉइंट में शिक्षक शैक्षणिक यानी क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है। NCT से मान्यता प्राप्त BEd DEd जो भी हो, BTC या 3 वर्षीय या 4 वर्षीय, यह सभी के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए। जो हर एक यानी BEd जितने भी टीचर से संबंधित कोर्स होते हैं वह सभी इसमें नियमावली में रखा गया है। इस नियमावली में सभी को रखा गया है। चलिए यहाँ से मेन पॉइंट आ जाता है इस बात में। यहाँ से जैसे कि यह 4 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं, विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता यानी क्या उसमें नियम कानून दिया गया है, अर्हता के बारे में बात करते हैं। जैसे 1 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं, भारत का नागरिक एवं बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हो। यह एक पॉइंट रख दिया गया है। यह बिहार के स्टूडेंट और शिक्षक अभ्यर्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह बहुत इस नियमावली में यह पॉजिटिव बात है। यह बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना, यह तब विद्यार्थी के हित में
बात कही गई है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारिता करते हो विशेष विद्यालय अध्यापक की अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। यानी कहने का मतलब है इस नियमावली में जो भी स्टूडेंट डीएड बीएड बीटीसी जो भी किए हुए हैं वह इस नियमावली के अनुसार उनको सीटेट बीटेट पास होना तो अनिवार्य ही है। और जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा सीटेट एग्ज़ाम लिया जाता है और स्टेट बिहार सरकार के मान सकते हैं बीटेट पास होना जरूरी ही है। इस बात को यहाँ पर इस पॉइंट पे 3 नंबर पॉइंट में कहा गया है। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियोजित और कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगा। 2012 से जितने भी शिक्षक जो टीचर बिहार में हैं अगर दक्षता परीक्षा में अगर उत्तीर्ण हो गए होंगे उनके लिए सीटेट बीटेट पास होना अनिवार्य नहीं है। वह दक्षता परीक्षा पास जो टीचर हो गए होंगे, अगर जो नहीं हुए होंगे उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। यानी कहा गया है अगर किसी एक सब्जेक्ट के लिए यानी विषय अलग अलग विषय जो होता है उनके द्वारा विशेष अर्हता जो क्वालिफिकेशन जो रखा जाएगा वह समय समय पर निर्धारण विभाग के द्वारा किया जाएगा। चलिए सबसे बड़ी बात है से आयु संबंधी जो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। अगर आप प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त यानी अगस्त को अभ्यर्थी के न्यूनतम 18 वर्ष और कोटिवार अधिकतम सीमा वही होंगे जो राज्य सरकार के समान प्रशासन विभाग समय समय पर विहित की जाए। इस प्रकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी नियुक्ति हेतु वर्ष की 1 अगस्त अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होंगे जो राज्य सरकार के द्वारा समान प्रशासन विभाग समय समय पर विहित की जाती है। इस नियमावली की प्रवृत्ति होने से पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी को नियमावली की प्रवृत्ति में होने के पश्चात, यानी कहने का मतलब है अगर आप प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका उम्र 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम जो प्रशासन बिहार राज्य के द्वारा जो मैक्सिमम रखा जाता है उनके अनुसार काउंटिंग वही लागू होगा। अगर आप यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ अगर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। मिनिमम और मैक्सिमम वही जो बिहार राज्य के द्वारा प्रशासन के द्वारा जो मैक्सिमम आयु रखी जाती है वही रखी जाएगी। जैसे कि इस नियमावली से यहाँ पर क्लियर यह लिखा हुआ है इस नियमावली के प्रवृत्ति होने से पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति की प्रथम अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है यह नियमावली जब से आई है उससे जितने भी स्टूडेंट सीटेट बीटेट अगर पास कर लिए हुए हैं उनके लिए 10 वर्ष की आयु में छूट की प्रावधान की गई है। लेकिन इसके बाद जो इस नियमावली के आने के बाद जितने भी स्टूडेंट सीटेट बीटेट अगर पास करेंगे उनके लिए यह प्रावधान नहीं किया गया है। विषय समूह की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए प्रथम समय व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगा। यानी कम ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम से अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी जा सकती है। यानी यह परंतु पंचायत राज संस्था और नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्ति और कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शीतल करने हेतु राज्य सरकार के अलग से निर्णय लिया जाएगा। जो पहले से पंचायत राज और नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्ति और कार्यरत शिक्षक के लिए अधिकतम आयु की सीमा राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जाएगा। यह इस नियमावली में कहा गया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए यह आरक्षण के बारे में बात करते हैं। राज्य सरकार के अधीन समान प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण की प्रावधान प्रभावी होगा। जिसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति की जाएगी और विषम संख्या रहने पर अंतिम पद पर महिला अभ्यर्थी को ही चयनित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर ये बहाली अगर 80,000 जैसे प्राइमरी टीचर में चर्चा में चल रही है 80,000 बहाली आने वाली है, 80,000 आने वाली है, उसमें 40,000 यानी 50% सीट महिला को दी जाएगी और 40,000 में से सभी पुरुषों को दी जाएगी। अगर विषम संख्या अगर कहीं पर विषम संख्या अगर सीट रहने पर वह अंतिम सीट पर महिला अभ्यर्थी को ही चयनित की जाएगी।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय और स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक विषयवार और आरक्षण रोस्टर का संदर्भ समेकित रूप जिला स्तर पर ही तैयार किया जाएगा और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के विषयवार आरक्षण रोस्टर अलग से साधारण जिला स्तर पर किया जाएगा। यानी आप प्राथमिक और माध्यमिक या दोनों का जिला स्तर पर आरक्षण और रोस्टर तैयार करके बीपीएससी के दिया जाएगा और वैसा ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को भी वैसा ही रोस्टर जिला स्तर पर तैयार कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगला पॉइंट में विद्यालय अध्यापक को आरक्षण और समाशोधन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। यानी आरक्षण और जो आरक्षण के और रोस्टर क्लियर करने और यह सभी संबंधी जिला अधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा। इस नियमावली के प्रवृत्ति होने के बाद प्रथम समय व्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु रोस्टर प्रारंभ होगा। ठीक है, चलिए अब नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में भी आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति जिला स्तर रिक्त पद की गणना कर रोस्टर क्लियर्स के साथ आरक्षण कोटिवार आवश्यकता आयोग को भेज दी। यानी यहाँ पर पूरा क्लियर लिख दिया जिला स्तर पर, यानी विद्यालय अध्यापक की पद पूरा रोस्टर क्लियर कर और कोटिवार पूरा बांट के आयोग के पास भेज दी जाएगी। जिस एजेंसी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उस एजेंसी को दे दिया जाएगा। चलिए उससे आगे देख लेते हैं आगे अगला बिंदु में क्या दिया गया है। अगला बिंदु में यहाँ से आप देख सकते हैं परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग के द्वारा प्रशासनिक विभाग परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के अवलोकन में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्र का निर्धारण, उत्तर पुस्तक मूल्यांकन या परीक्षा फल का प्रकाशन सब अभी आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग के द्वारा किया जाएगा जिसमें आवश्यकता विभाग से परामर्श भी लिया जाएगा। इसमें सब बात क्लियर लिख दिया गया है। एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस क्या है, यह सब आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। किनके द्वारा? आयोग के द्वारा यह सब निर्धारित किया जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, पढ़ लीजिए। अब इसमें कुछ रह नहीं गया हुआ है, सब बात बता ही दिए हैं। देख सकते हैं आप लोग, बोर्ड पर हम लगा दे रहे हैं सभी पेज को, आप लोग यह पढ़ लीजिए। चलिए अगला पेज में देखते हैं। यह 11 पेज का यह नियमावली है, आप लोग देख सकते हैं। परीक्षा अवधि देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं रह गया है। यह पूरा 11 पेज का है नियमावली। यह हस्तांतरण संबंधी, नियुक्ति संबंधी, यह नियमावली सभी पर लागू होता है। यहाँ पर पूरा आप लोग यह देख सकते हैं। यहाँ विस्तार रूप से यह नियमावली हम लेके आए हैं, आप लोग यह नियमावली को देख सकते हैं। आप लोग पढ़ लीजिए यह नियमावली को, पूरा आप लोगों को समझ में आए। इससे तो पूरा मेन पॉइंट हम आप लोगों को बता ही दिए हैं, देख सकते हैं। यह 10वां पेज है और लास्ट पेज आप लोग यह देख लीजिए। कब जारी की गई थी? 10/4/2023 को यह नियमावली आई थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर साइन है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग जो दीपक सर है, उनके द्वारा साइन किया गया है, देख सकते हैं। चलिए आप लोगों को अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए बहुत मेहनत लगता है अब वीडियो बनाने में, आप लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और लाइक करके ही जाइएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं।